हम्म चलो अभी स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, जय हिंद एवरीबॉडी एंड जय श्री राम। आज हम लोग का वीडियो है, इट इज़ ऑन साइंस। इज साइंस कॉपिंग हिंदुइज्म और नॉट? ये टॉपिक पे एक्चुअली ऑलरेडी द बिग ब्रेन कंपनी ने, द बिग ब्रेन को कंपनी, वो चैनल वालों ने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाया था। तो आई एम जस्ट वांटिंग कि मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि एक्चुअल में वो वीडियो में है क्या, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। तो दिस इज़ नॉट अ रिएक्शन वीडियो और समथिंग, बट ये एक नॉलेजेबल वीडियो है जो आप सबको भी देखना चाहिए। मैं ऐसे ऐसे वीडियोस आपके सामने लेके आना चाहता हूँ फ्रॉम द वर्ल्ड। तो मैं साथ साथ आपको भी सिखाता हूँ और मैं खुद भी सीखता हूँ। ये इस चीज़ के लिए ये चैनल में मैंने बनाया। सो दिस इज़ अबाउट नॉट ओनली जस्ट रिएक्शंस, इट इज़ ऑल्सो फॉर लर्निंग। सो अगर आपको लगता है कि हाँ ये चैनल को फॉलो करना चाहिए तो प्लीज़, यू आर ऑलवेज वेलकम। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, मैं जो भी वीडियो आपके आपके लिए लेके आता हूँ उस वीडियो का मैं मतलब वो कौन सा चैनल से मैंने निकाला उस चैनल का मैं लिंक दे देता हूँ। आप डायरेक्टली जाके उस वीडियो पे भी देख सकते हैं, नॉट एन इशू। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट इट। मीट यू इन द वीडियो। अगर हम पास्ट में देख पाते एज फार एज 3.7 बिलियन ईयर्स फ्रॉम टुडे, तो हमें लाइफ इमर्ज होते हुए नजर आती है। और आज भी इस धरती पे अराउंड 8.7 मिलियन स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं। सच्ची? एंड काफी लंबे समय तक ना, अराउंड 1800 तक इंसान कंफ्यूज था इस चीज को लेके कि इस धरती पे लाइफ की शुरुआत कैसे हुई। और इस सवाल का जवाब एक थियरी डोमिनेट किया करती थी जिसे हम कहते हैं द क्रिएशनिज्म थियरी। अब क्रिएशनिज्म बेसिकली एक रिलीजियस बिलीफ है जिसमें यह माना जाता है कि ये पूरा यूनिवर्स जो है इसे एक सुपीरियर पावर ने क्रिएट किया है। द पीपल हु बिलीव इन दिस थियरी आर कॉल्ड क्रिएशनिस्ट एंड दे आर फाउंड इन ऑल रिलीजन्स। अब 1859 में क्या हुआ कि चार्ल्स डार्विन की एक किताब आती है जिसका नाम होता है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये किताब बहुत फेमस हो जाती है बिकॉज इस बुक में डार्विन ने द थियरी ऑफ एवोल्यूशन को प्रपोज किया। टू सम इट अप इन वन लाइन, डार्विन ने इस किताब में कहा कि देखो भैया, ये जितने भी स्पीशीज है ना इस दुनिया में, हम सब एक कॉमन एंसेस्टर से आए हैं एंड अपने अपने नेचुरल कंडीशंस के अनुसार हम इवॉल्व हुए हैं। इस थियरी की वजह से चार्ल्स डार्विन को द फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी माना जाता है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि क्या एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ 163 इयर्स पुराना है? व्हाट इफ आई टेल यू कि डार्विन की ये बुक आने से हजारों साल पहले इंडियन सेजेस ने एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कवर कर लिया था, आइडेंटिफाई कर लिया था। और आज इस थोड़े से कॉन्ट्रोवर्शियल लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे एंड डार्विन की थियरी ऑफ एवोल्यूशन। सीरियसली गाइस, मैं नहीं जानता था ये चीज़ कि इंडियन सेजेस ने मतलब ये सब पहले ही उन्होंने किया करके रखा है और आगे जाके किसी को पता नहीं है, क्योंकि हमारा बहुत सारा नॉलेज का भंडार जो था नालंदा यूनिवर्सिटी, वो उसको जलाया गया है। तो उसके बाद में तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ बाहर आया है, कुछ नहीं है इन्फॉर्मेशन। सो शायद आज के टाइम पे बहुत सारे रिसर्चर्स हैं या हिस्टोरियंस हैं या साइंटिस्ट हैं, हिस्टोरिकल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उन लोग कहीं ना कहीं उन लोग सर्च कर लेते हैं, उन लोग को कहीं ना कहाँ से मिल जाता है, यू नो। तो उन लोग पुट अप करते हैं अपना एफर्ट्स, तो वो लोग पूरा फैक्ट्स को गैदर करते हैं, उस तरह से ये सब सामने आता है। तो लेट्स सी आगे जाके क्या होता है, तब वीडियो के अंदर और क्या है देखते हैं, ठीक है। तो डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एंड विष्णु जी के दशावतार के बीच का रेजेम्बलेंस जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या शिव डार्विन थियरी ऑफ नारायण। एवोल्यूशन के रूट्स वेद पुराणों से भरपूर हमारे इंडिया से जुड़े हैं? जानने के लिए कीप वॉचिंग दिस वीडियो। बिग ब्रेन कंपनी प्रेजेंस, ओके। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है, विनाश का कार्य होता है और धर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस धरती पे प्रकट हो। ये शब्द श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र वॉर शुरू होने से पहले अर्जुना से कहे थे, रेफरिंग टू हिज इनकारनेशंस ऑन दिस अर्थ। और कई पुराणों में दशावतार के बारे में लिखा गया है
दशावतार लिटरली मीन्स 10 इनकारनेशंस ऑफ लॉर्ड विष्णु। मत्स्य अवतार से शुरू होकर कल्कि अवतार पे खत्म होने वाली इस इनकारनेशन की लिस्ट में कई सारे मॉडर्न इंटरप्रेटर्स ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है, एंड द ओनली रीजन इज इट्स रिजेम्बलेंस विद द डार्विन थियरी ऑफ एवोल्यूशन। यू नो, कुछ 1400 साल पहले तमिलनाडु के महाबलीपुरम में एक पिलर पे विष्णु जी के 10 अवतार कार्व किए जा रहे थे, एंड जब भी हम दशावतार के बारे में बात करते हैं तो वो सारे अवतार इस धरती पे एक ऑर्डर में आए थे। तो उस स्कल्पचर ने कार्विंग करते वक्त उस ऑर्डर को गलती से डिसरप्ट कर दिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो आज तक नहीं बन पाया। इट इज स्टिल अनडन। तो इससे हमें पता चलता है कि जो इनकारनेशन की ऑर्डर है वो हमारे पूर्वजों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, लेकिन ऐसा क्यों है? एंड दिस इज द पॉइंट व्हेन द डार्विन थियरी ऑफ एवोल्यूशन स्टार्ट रिजेंबलिंग द दशावतार्स। तो देखो, डार्विन थियरी ऑफ एवोल्यूशन में ये कहा गया है कि एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव जनरेशन आफ्टर जनरेशन इवॉल्व होता है। वो फिजिकल और बिहेवियरल ट्रेट को इनहेरिट करता है, जिसकी वजह से वो नेचर में अडेप्ट कर पाता है, सर्वाइव कर पाता है। और विष्णु जी की इनकारनेशन की जो लिस्ट है वो भी इसी एवोल्यूशन के ऑर्डर के साथ पैरेलली चलती है। लेट्स सी हाउ। मत्स्य अवतार, द फर्स्ट इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। यजुर्वेद के अकॉर्डिंग एक दिन राजा मनु ने एक छोटी सी मछली को बचा लिया था। ही वॉज अननोन ऑफ द फैक्ट दैट वो छोटी सी मछली इज लॉर्ड विष्णु हिमसेल्फ। तो इस जेनरोसिटी के बदले उस मछली ने राजा मनु को आने वाले विनाशकारी प्रलय के बारे में सूचित कर दिया और उन्हें एक नाव बनाने की एडवाइस भी दी। और यही नहीं, प्रलय के दिन उस मछली ने राजा मनु की नाव को अपने हॉर्न से बांध के उसे डूबने से बचाया। तो इस समय लॉर्ड विष्णु ने मत्स्य अवतार लेके हयग्रीवसूरा को हराया और उनसे चुराए गए 4 वेदास को वापस लेके राजा मनु को दे दिया। अब विष्णु जी का ये लेजेंडरी अवतार एक एक्वेटिक लाइफ फॉर्म है, और डार्विन ने भी यही कहा था कि इस धरती पे सबसे पहला लाइफ फॉर्म वाटर बॉडी में फॉर्म होगा। इनफैक्ट इफ वी डिग डीपर इनटू दिस, तो हमें पता चलता है कि इस पृथ्वी पे सबसे पहला वर्टिब्रे एक जॉलेस फिश थी। कूर्मा अवतार, द सेकंड इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। भगवान विष्णु का दूसरा इनकारनेशन है कूर्मा, विच इज अ टोर्टॉइस। इस अवतार को पोस्ट वैदिक पुराण के हिसाब से समुद्र मंथन से रिलेट किया गया है। देव और असुरा साथ मिलकर क्षीर सागर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ओशन ऑफ मिल्क, को चर्न करके उसमें से अमृत हासिल करना चाहते थे। और इस पूरे प्रोसेस में माउंट मंडार को एज अ चर्निंग स्टिक यूज किया जा रहा था। द ग्रेट नागा वसुकी ने खुद को एज अ रोप ऑफर किया था। तो इस मंथन में माउंट मंडारा को अपनी पीठ पे बैलेंस करने के लिए लॉर्ड विष्णु ने कूर्मा अवतार धारण किया था। अब ये इनकारनेशन एवोल्यूशनरी स्टेज पे एक्वेटिक एनिमल्स के बाद फिट होता है, एंड डार्विन के हिसाब से भी इस टाइम पे ऑर्गेनिजम्स पानी से बाहर आ रहे थे टू बिकम रेप्टाइल्स। सो कूर्मा, विच इज अ टोर्टॉइस, is basically a reptile which is closely related to dinosaurs, which is a primitive form of reptiles. तो हम ये कह सकते हैं कि aquatic vertebrate के बाद सबसे important evolutionary stage को resemble करता है कूर्मा अवतार। वराह अवतार, the third incarnation of Lord Vishnu। स्क्रिप्चर्स के हिसाब से लॉर्ड विष्णु ने वराह अवतार को तब धारण किया था जब हिरण्याक्ष ने देवताओं को सताने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए पूरी पृथ्वी को पानी के अंदर डुबा दिया था। अब इस समय मनु और उनकी वाइफ शतरूपा पृथ्वी पर रह रहे थे, तो इस मुसीबत से बचने के लिए उन्होंने लॉर्ड ब्रह्मा से प्रार्थना की। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि लॉर्ड ब्रह्मा ने हिरण्याक्ष को वरदान दिया था कि उसे ना कोई इंसान हरा पाएगा, ना कोई देवता, ना कोई असुरा और ना कोई जानवर। तो इस मुसीबत से दुनिया को बचाने के लिए लॉर्ड विष्णु ने वराह अवतार लिया था, क्योंकि हिरण्याक्ष ने वरदान मांगते वक्त सारे एनिमल्स का नाम लिया था सिवाय, यू गेस्ड इट राइट, अ बोर। सो फाइनली गाइस, वराह अवतार का एक्चुअली इसके ऊपर एक मूवी बना था, मतलब पूरा अवतार के ऊपर नहीं, बट रिसेंटली आया था। ऋषभ शेट्टी का एक मूवी था, उसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे एग्जैक्टली। defeated हिरण्याक्ष and saved the earth। अब बोर एक जमीन पर चलने वाला मैमल है, और एवोल्यूशनरी स्टेज पे भी रेप्टाइल्स के बाद एक मैमल आता है, एक ऐसा जीव जो जमीन पर चलता है, रहता है। नरसिम्हा, द फोर्थ इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। वराह अवतार लेकर विष्णु जी ने हिरण्याक्ष को मार गिराया था। इसके चलते हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकश्यप, जो कि एक असुरा किंग थे, उन्होंने ये ठान लिया था कि वो विष्णु जी उनके सारे डिवोटीज को मार डालेंगे। हिरण्यकश्यप ने भी मेडिटेशन द्वारा लॉर्ड विष्णु से एक वरदान पा लिया था। ये वरदान काफी स्पेशल था बिकॉज इसके चलते हिरण्यकश्यप को ना ही कोई दिन में मार पाएगा, ना कोई रात। एक्चुअली ये स्टोरी मेरा फेवरेट है, क्योंकि हिरण्यकश्यप जो था उसका सन हरिनाम स्मरण करता रहता था, मतलब ही इज अ वेरी गुड, वेरी बिगेस्ट भक्त ऑफ हरि। हरि मतलब विष्णु। okay, तो आगे बढ़ते हैं। ना ही कोई इंसान, ना ही कोई जानवर, ना कोई आकाश में, ना कोई जमीन पे,
और ना ही कोई घर के अंदर ना ही बाहर। अब ऐसे वरदान के साथ हिरण्यकश्यप वाज ऑलमोस्ट इमॉर्टल। अब हुआ ये कि हिरण्यकश्यप के एक बेटे थे जिनका नाम था प्रहलाद। हालांकि वो एक असुरा के बेटे थे, लेकिन ही वाज अ डिवोटी, अ भक्त ऑफ लॉर्ड विष्णु। जैसे हिरण्यकश्यप को ये बात पता चलती है, उनको बहुत बुरा लगता है। वो गुस्से में आके ये ठान लेते हैं कि वो अपने बेटे को मारेंगे, और तब अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए लॉर्ड विष्णु एक ऐसा रूप धारण करते हैं विच हैज अ हेड ऑफ अ लायन एंड अ बॉडी ऑफ अ मैन। नरसिम्हा अवतार लेके लॉर्ड विष्णु हिरण्यकश्यप से लड़ते हैं, उसे हराते हैं, उसे मार देते हैं। स्क्रिप्चर्स के हिसाब से हिरण्यकश्यप वाज किल्ड एट द पॉइंट ऑफ डस्क। ना ही दिन थी ना रात। ही वाज किल्ड एट द लैप ऑफ विष्णु। ना ही आसमान में ना जमीन पे। हिज डेथ टुक प्लेस एट द थ्रेशोल्ड ऑफ द पैलेस। ना ही घर के अंदर ना बाहर। एंड ही वाज किल्ड बाय द लॉर्ड्स हैंड, नॉट अ वेपन। अब नरसिम्हा एक ऐसा इनकारनेशन है जो ह्यूमन एवोल्यूशनरी स्टेज के सबसे इंपॉर्टेंट और मिसिंग लिंक को रिसेंबल करता है। क्योंकि ये इनकारनेशन आधा इंसान है और आधा जानवर है, ये हमारे और एप्स के बीच के ट्रांजिशन को रिसेंबल करता है। वामना अवतार, द फिफ्थ इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। इस स्टेज के बाद दशावतार ने ह्यूमन एवोल्यूशन को डिपिक्ट करते वामना को मेंशन किया है। वामना एक संस्कृत वर्ड है विच मीन्स ड्वार्फ। भगवान विष्णु का यह अवतार धरती पर तब प्रकट हुआ था जब डीमन किंग महाबली ने पूरे ब्रह्मांड को अपने कब्जे में लाकर देवताओं को ऑलमोस्ट पावरलेस बना दिया था। So to humble the mighty king, विष्णु जी incarnated as a dwarf holy man। तो वामन अवतार लेके विष्णु जी बलि के राज्य में भिक्षा मांगने गए। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा मुझे 3 स्टेप से कवर होने वाली जमीन चाहिए। बलि ग्रांटेड हिम द विश, लेकिन जैसे ही बलि ने इस विश को ग्रांट किया, वामन अवतार का साइज बढ़ने लगा। उनका आकार इतना बढ़ गया कि उन्होंने पहले 2 कदमों से ही धरती और स्वर्ग को अपने अंडर ले लिया। किंग बलि वॉज हम्बल्ड बाय द माइटी लॉर्ड। एंड जब वामन अवतार ने बलि से पूछा कि वो अपना आखिरी स्टेप कहाँ रखे, इस पर बलि ने सरेंडर करते हुए अपना सर पेश कर दिया। एंड लुकिंग एट दिस, ही वाज मेड द किंग ऑफ पाताल लोक। अब ये अवतार एवोल्यूशनरी स्टेज पे ह्यूमंस के एंसेस्टर्स को रिसेंबल करता है। और अगर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर किया जाए तो ये अवतार होमो फ्लोरोसिएंसिस से मेल खाता है बिकॉज ऑफ द ड्वार्फ हाइट। ये इनकारनेशन एनिमल से ह्यूमंस का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन को डिनोट करता है और ह्यूमन बीइंग्स में इंटेलिजेंस की शुरुआत भी है। परशुरामा, द 6th इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। वो लॉर्ड परशुराम आ रहा है भाई। ये भाई ये तो नेक्स्ट लेवल है। ये तो ये मतलब वो 21 बार पूरा धरती घूमते, और जो भी अधर्म राजा है, मतलब जो भी गलत रूट में जाने वाला राजा, उन सब ही क्षत्रियों का मार गिराते। लॉर्ड विष्णु के 6th इनकारनेशन है परशुरामा। पशु मीन्स एक्स। इस विष्णु अवतार को बहुत ही फ्यूरियस माना जाता है। परशुरामा ऋषि जामदग्नि और रेणुका के बेटे थे एंड ही वाज नोन फॉर हिज एक्स एंड हिज एंगर। उनका नेचर इतना फ्यूरियस था कि उन्होंने अपने पिता ही इज आल्सो रामा, ही इज द फर्स्ट राम। एक्चुअली वो परशु को यूज करते थे ज़्यादा, तो उनका नाम परशुरामा हो गया, नहीं तो एक्चुअली उनका नाम भी रामा ही होता था। के कहने पे अपनी माँ का सर काट दिया था विदाउट लेटिंग एनी इमोशंस इन हिज वे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें क्षत्रिय कुल का विनाशकारी भी कहा जाता है बिकॉज उन्होंने अपने पिता के डेथ का बदला क्षत्रिय क्लैन के सारे मेल्स को मार के लिया था फॉर 21 सक्सेसिव टाइम्स। अब ये इनकारनेशन थियरी ऑफ एवोल्यूशन के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को डिपिक्ट करता है और अर्ली स्टोन एज मैन के ट्राइबल मेंटालिटी को रिसेंबल करता है। इस अवतार को हमेशा एक एक्स के साथ देखा जाता है और ये एक्स स्टोन एज टूल्स को एक्चुअली इसने आधा चीज़ ही बताया आपको कि वो अपनी मदर को मार देता है, बट उसके बाद एक्चुअली वो अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करके मतलब उनके फादर को इम्प्रेस करने के बाद उनके फादर परशुराम जी को वरदान देते हैं कि तो आपको जो चाहिए वो मांग लो। तो वो अपने मदर और अपने भाइयों को वापस रीबर्थ करने बोलते हैं, ठीक है। मतलब उनको वापस जान, मतलब उनके अंदर जान डालने बोलते हैं। तो जो उनका तपोशक्ति था उनसे वो वापस भी आते हैं। वो क्यों हुआ वो सिनेरियो उसका बहुत अलग टॉपिक है। आपको एक दिन पूरा फुर्सत में बैठ के मैं आपके लिए परशुराम जी के ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगा, बट आज नहीं। आज आगे बढ़ते हैं। मैं ये चीज़ अभी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत कुछ लोग हैं जो समझते हैं नेगेटिवली को, उनका चीज़ें नेगेटिवली चले जाते हैं। इसके लिए मैं ये चीज़ को थोड़ा एलेबरेट करके बोल रहा हूँ अभी।
बिट करता है। अब देखो, परशुराम अवतार तक हम होमोसेपियंस पूरी तरीके से डेवलप हो चुके थे और डार्विन की जो थियरी ऑफ एवोल्यूशन है वो यहीं आके रुक जाती है। बट इंडियन सेजेस हैड मोर टू ऑफर टू दिस वर्ल्ड। अब यहाँ से आगे के जो अवतार्स हैं वो ह्यूमंस के फिजिकल एवोल्यूशन को नहीं बल्कि सोशल और फिजियोलॉजिकल एवोल्यूशन को रिजेंबल करते हैं, एनलाइटमेंट की तरफ हो रही जर्नी को रिप्रेजेंट करते हैं। लॉर्ड रामा, द सेवेंथ इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। श्री राम और अयोध्या के बारे में जिक्र करते ही हम एक सिविलाइज सोसाइटी, एक रूल्स एंड जय श्री राम। रेगुलेशन पे चलने वाली सोसाइटी के बारे में सोचने लगते क्या हैं, लग रहा जहाँ है? रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस दिया जाता है और जस्टिस के लिए लड़ा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, द परफेक्ट मैन हु अबाइड्स बाय द रूल्स ऑफ द सोसाइटी। श्री राम एक ऐसे हिस्टोरिकल फिगर है जिनकी कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। कैसे उन्होंने 14 साल का वनवास कंप्लीट किया, रावण को हराकर सीता माँ को बचाया, धर्म का पालन किया और इसीलिए इस विष्णु अवतार को पूरे भारत में वर्शिप किया जाता है। एंड ये डिवाइन इनकारनेशन ह्यूमन बींग्स का एक ट्रांजिशनल फेज बताता है फ्रॉम अ केव मैन टू अ सिविलाइज सोसाइटी। इनफैक्ट धनुष्य बाण जो कि लॉर्ड रामा का वेपन है वो ह्यूमन एवोल्यूशनरी स्टेज के वेपन डेवलपमेंट फेज को दर्शाता है और एक स्टोन एज मैन का हंटर गैदरर में हुए ट्रांजिशन को रिजेंबल करता है। रामा, द 8 इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। 10 अवतार के लिस्ट में श्री राम के बाद आते हैं बलरामा, जो कि हैं श्री कृष्ण के बड़े भाई। उनको पूरे इंडिया में एग्रीकल्चर से एसोसिएट किया जाता है। इनफैक्ट उनका वेपन भी एक प्लाव है विच हाईलाइट्स हिज सिग्निफिकेंस इन द फार्मिंग कम्युनिटी ऑफ इंडिया। ये इनकारनेशन बहुत ही ग्रेसफुली एक हंटर गैदरर मैन का फार्मर में हुए ट्रांजिशन को रिसेंबल करता है और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की वजह से ही ह्यूमन सिविलाइजेशन ने नई हाइट्स एक्वायर की है और इसीलिए होमोसेपियंस में ये सोशियोलॉजिकल एवोल्यूशनरी स्टेज बहुत मायने रखता है। श्री कृष्ण, the 9th incarnation of Lord Vishnu. Following his elder brother in line arrives the 9th avatar of Lord Vishnu, Shri Krishna. तो जैसे इंसानों ने फार्मिंग शुरू की, जमीन के टुकड़ों को अपनी जागीर समझने लगे, मटेरियलिस्टिक बन गए। मुझे एक डाउट है एक्चुअली, मतलब चीज़ ये है कि मुझे इसका डाउट है कि जो शेषनाग है वो एक्चुअली बलरामा बनते हैं एज पर माई नॉलेज, क्योंकि मुझे जितना पता है मैं बता सकता हूँ। बट ये वीडियो में इसने बताया कि बलरामा इज़ वन ऑफ द इनकारनेशंस ऑफ विष्णु। आई डिडंट गेट इट, क्यों समझा नहीं मुझे ये। देखते हैं आगे। एट द सेम टाइम इंसानों को कई सारे फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स पता चले, जैसे कि लव, हेटरेड एंड पॉलिटिक्स। तो बेसिकली लॉर्ड कृष्ण का अवतार हमें इन सब फैक्टर्स के बारे में एक डीपर अंडरस्टैंडिंग देता है बाय फाइंडिंग द राइट बैलेंस बिटवीन देम। जैसे कि हमने महाभारत में देखा, श्री कृष्ण एक स्टेट्समैन और एक पॉलिटिशियन दोनों की भूमिका निभा रहे थे। ही पोर्ट्रेज शेयर इंटेलिजेंस एंड वॉरफेयर स्किल्स, जिसकी वजह से उन्होंने अर्जुना को कुरुक्षेत्र वॉर में गाइड किया था। इनफैक्ट भगवद गीता स्ट्रेसेस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ अ पॉलिटिकली वेल वर्स्ड सोसाइटी। लॉर्ड रामा इज कंसिडर्ड एज अ परफेक्ट मैन एंड लॉर्ड कृष्ण is considered as a practical man. मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये लिस्ट ऑफ इनकारनेशन जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो विष्णु पुराण और We Hindus, but the Hindus like us, like me, says कि रामा आए थे संस्कार में कैसे रहना चाहिए, संस्कारित वे में कैसा रहना चाहिए, हद में कैसा रहना चाहिए, और कृष्णा वो आए थे हद में कैसा रखना चाहिए, ये सिखाने। एक्चुअली ही केम टू स्प्रेड लव। ह्यूमंस डजंट नो व्हाट इज लव एट द टाइम, क्योंकि उनका प्रेम संबंध वो सब उनको कुछ मालूम नहीं था। बट आफ्टर दैट, उसके बाद उनके बारे में जैसे जैसे आप जानते जाओगे यार, आप अपने हाथ में नहीं रहोगे, आप उनके हाथ में ही वैसे भी चले जाओगे। क्योंकि मैं तो बहुत बार मैं चला ही जाता हूँ यार, एक गाना बस, एक कीर्तन बस, कहीं पे भी अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं तो कुछ ना कुछ गाना सुनते चला जाता हूँ। पता नहीं चलता मैं रास्ता सही पकड़ा हूँ कि नहीं, बट ठीक टाइम मैं घर तो पहुँच जाता हूँ। वो एक ट्रांस रहता है, पूरा कंप्लीट ट्रांस। अगर आपको वो चीज़ फील किया है तो समझ लो आप उनके साथ में हो और वो भी आपके साथ में है। समझ जाना भाई।
और भगवत पुराण के अकॉर्डिंग है। एंड इस स्क्रिप्चर्स के हिसाब से बलरामा इज कंसिडर्ड टू बी द 8 अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। लेकिन कुछ ऐसे भी स्क्रिप्चर्स हैं जो कृष्ण को 8 और गौतम बुद्धा को 9th अवतार मानते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि स्क्रिप्चर्स और बिलीफ के अकॉर्डिंग ये लिस्ट चेंज होती रहती है। इसके 2 या 3 वर्जन्स हैं। देखो, हम ह्यूमंस ने यही तक एवोल्यूशन को विटनेस किया है, लेकिन हमारे एंसेस्टर्स ने एक और स्टेज को प्रेडिक्ट किया है। हम अभी एक एडवांस सिविलाइजेशन में रह रहे हैं। हंटर गैदरर से फार्मर, फार्मर से सिविलाइज्ड मैन। अब सिविलाइज्ड मैन से आगे क्या? हमने पैसा कमाया, जमीन खरीद ली, उसके लिए लड़ लिया, झगड़ लिया, अब आगे क्या? तो स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग जब इस धरती के सारे इंसानों का मन जेलसी, हेट्रेड, लस्ट से भरा होगा, बुराई अपने पीक पे होगी और धर्म का नामो निशान मिट जाएगा, तो उस समय विष्णु जी अपने 10वें अवतार यानी कल्कि अवतार में जन्म लेंगे। वो अपने सफेद घोड़े पे राइड करते हुए आएंगे और अपनी लेजर लाइक स्वॉर्ड से इस पूरी दुनिया का विनाश कर देंगे, मार्किंग द एंड ऑफ द कलयुग। और फिर कल्कि अवतार काल के चक्र को घुमाकर सत्य युग से इस ब्रह्मांड की शुरुआत करेंगे। अब डार्विन की थियोरी तो इस स्टेज को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, लेकिन एक चीज तो बहुत ऑब्वियस है कि जिस तरीके से इस अवतार को प्रेडिक्ट किया गया है हमारे पूर्वजों द्वारा, इट इज गोइंग टू बी जेनेटिकली डिफरेंट and superior than Homo sapiens. And also looking at the kind of power this avatar will have, it feels like ये technologically भी हमसे काफी एडवांस होगा। तो आज हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि कैसे जो डार्विन की थियोरी ऑफ एवोल्यूशन है जो 163 इयर्स पहले आई थी, उसको हमारे पूर्वजों ने कितने हजारों साल पहले ही डिस्कवर कर लिया था। एक तरफ ये इंटरप्रिटेशन कितना ऑब्वियस लगता है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डार्विन की थियोरी और दशावतार्स के कनेक्शन को नहीं मानते ड्यू टू सम माइन्यूट रीजंस। उनमें से एक रीजन है मत्स्य अवतार का ह्यूमंस के साथ इंटरैक्शन। जब एवोल्यूशनरी स्टेज ही सिर्फ एक्वेटिक लाइफ फॉर्म तक सीमित था, तो इंसान का वहां होना कैसे रिकॉर्डेड है? तो ऐसे सवालों के साथ इस इंटरप्रिटेशन को इनवैलिड कहा जाता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडियन स्क्रिप्चर्स लाइक रामायण एंड महाभारत के साइंटिफिक और स्पिरिचुअल दोनों एस्पेक्ट होते हैं जो हमारी वे ऑफ थिंकिंग को बेटर करने में हमारी मदद करते हैं। और बिल्कुल इसी तरह हमें दशावतार के स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस और साइंटिफिक रिजेंबलेंस दोनों को कंसिडर करना चाहिए, सो दैट वी ओपन आवर माइंड्स टू न्यू लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। तो इस माइंड बॉगलिंग टॉपिक पर मैं और हमारी पूरी टीम आपके व्यूज जानना चाहते हैं। तो अपने व्यूज को कमेंट्स द्वारा हमें बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज नॉलेज जो है ये शेयर करने से बढ़ती है। I'll see you in the next video. Till then, keep watching Big Pain Co. गाइस, मुझे एक डाउट है, और ये डाउट ये है कि मतलब भाई ने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत डिटेल में गए, दैट इज़ वेरी गुड। बट मुझे एक ही चीज़ नहीं समझा कि लॉर्ड विष्णु कृष्णा के अवतार में आए थे, बलरामा एक्चुअली शेषनाग है, बट इन्होंने ये क्यों बताया कि ही इज़ वन ऑफ द इनकारनेशंस ऑफ विष्णु? ये मेरा डाउट है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरा सच है, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, कि मुझे नहीं पता। जो मुझे पता है बचपन से, मैं जो सुनता आ रहा हूँ, मैं जो देखते आ रहा हूँ, मैं जो पढ़ते आ रहा हूँ, उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये हो सकता है। बट इसमें ऐसा क्यों होता है कि ये मतलब लॉर्ड विष्णु का इनकारनेशन, वन ऑफ द बलरामा इज ऑल्सो वन ऑफ द इनकारनेशंस। कोई नहीं, एक्चुअली मुझे भी इनके चैनल पे जाके ना थोड़ा कमेंट करना चाहिए इसके ऊपर। चलो कर ही लेते हैं भाई। ओके डन। मैंने क्वेश्चन तो मेरी तरफ से पूछ लिए। सिंपल सी चीज़ कि मुझे कुछ नहीं है, मतलब मैं कुछ चीज़ें नहीं बोलना चाहता, मतलब ये एग्जैक्टली कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, ऐसा नहीं है। मुझे जानना है कि ये कितना सच है, बस, पर कुछ नहीं। सो गाइस, थैंक यू। आपको भी इनका वीडियो और मेरा रिएक्शंस और मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड और आपको इनका भी चैनल का मैं लिंक टैग कर दूंगा या फिर लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो प्लीज़ आप चाहो, अगर आपको अच्छा लगता है ये इनका वीडियोस वगैरह, तो आप डायरेक्टली इनके चैनल पे जाके ना सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? तो मुझे ये चैनल बहुत अच्छा लगता है सीरियसली। बट छोटे छोटे चीज़ें मुझे भी नहीं पता जो मैं सीखना चाहता हूँ, अगर मेरे को कोई डाउट आता है तो मैं पूछ लेता हूँ। तो गाइस प्लीज़ डोंट ऑफेंड। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ फॉलो करना और